नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। व्यूअर्स, आज वोटिंग का दिन है, पहला दिन है मतदान का, देश के लोकसभा चुनाव का। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन इस वक्त चल रहा है हिंदुस्तान में। जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा ये चुनाव है जो इस वक्त हिंदुस्तान में चल रहा है। थोड़ा सा आंकड़ा आपको दे रहा हूं ताकि हमें सिर्फ को ये पता हो कि आज कितना बड़ा दिन है। 102 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके इलाकों में, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डाल रहा होगा। तो पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आज पहली जिम्मेदारी वोट डालना। आप कहानी कुर्सी की जहां भी हो वहां पर देखिए, लेकिन वोट जरूर डालिए। अगर आप अभी भी नहीं गए मतदान के लिए तो जरूर जाइएगा। हाँ, थोड़ी गर्मी जरूर है, लेकिन ये ऐसा फर्ज है जो निभाना जरूरी है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। अब सोचिए जरा कि आज कितने लोग वोट डाल रहे हैं। आपको मालूम है 16 करोड़ 63 लाख लोग आज मतदान करेंगे इकलौते। मतलब बड़े बड़े देशों की आबादी इतनी नहीं होती जितनी हमारे एक चरण में जितना हमारे यहाँ मतदान होने जा रहा है। जितना वोटर शायद अमेरिका में निकलता होगा पूरे चुनाव में, उससे 1.5 गुना ज़्यादा आज एक चरण में हमारे यहाँ वोटर निकल रहा है। और इसमें जो यंग वोटर हैं और जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, इनका बड़ा खास रोल होता है हर चुनाव में। और हर पार्टी जो इनको अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। तो जो 20 से 29 साल का वोटर है वो लगभग 3.5 करोड़ है। फर्स्ट टाइम वोटर लगभग 35.5 लाख के करीब है। अब आज का प्रोग्राम आपके लिए देखना क्यों जरूरी है, खासकर मतदान के दिन। आज के प्रोग्राम को हम कह रहे हैं आपके लिए मिथ बस्टर। ये प्रोग्राम है मिथ बस्टर शो, क्योंकि बहुत सारे नेता आपको बहुत कुछ बता रहे होंगे आज के दिन, बहुत सारी अपील हो रही होंगी। तो उसमें कितनी हकीकत है, कितना दम है, ये हम आपको बताएंगे। और आज एक मोटा मोटा हमारे प्रोग्राम का थीम ये है जो हम आपसे 2 घंटा बात करेंगे। माहौल क्या है जमीन पर। हमारे रिपोर्टर हर राज्य के अंदर इस वक्त मौजूद है जहां पर मतदान चल रहा है। वहां उन्होंने सुबह से मतलब सैकड़ों लोगों से एक रिपोर्टर ने बात की है और उनसे उनका मूड जानने की कोशिश की है। हमारे कई रिपोर्टर्स आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे होंगे। तो आज हम आपको यही बताएंगे ग्राउंड पर दरअसल फील है क्या। ये तो पुरानी बातें हो गई, सर्वे में क्या दिखाई दिया, क्या माहौल दिखाई दिया, किसने कितनी सीटें बोली आएंगी किस पार्टी को, किसने 400, किसी ने 150 कुछ बोला। अब वो सबका दिन खत्म हो गया। अब आज तो जानना ये है वोटर जब बाहर निकला तो मन में उसके था क्या। और वोटर जब लाइन में लगता है तो अक्सर सच बोल देता है। तो आज हम आपको वही बताएंगे, हमारे रिपोर्टर्स आपको बताएंगे लोगों से बात करके इनको पता क्या चला। हमारे साथ मेहमान हमारे शो में जो हैं जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। और राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, राहुल जी स्वागत है। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं, समीर जी का स्वागत है। देखिए, इलेक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्रों में, पश्चिमी सीटों पर इलेक्शन चल रहा है। हम सब जानते हैं वहाँ की डेमोग्राफी ऐसी है, मुस्लिम आबादी भी काफ़ी है वहाँ पर है, जाट आबादी काफ़ी है। कई मुद्दे जो है, कई समीकरण जो है वहाँ पर चल रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की सारी सीटों पर आज मतदान हो रहा है। तमिलनाडु में आप ऐसा इलेक्शन देख रहे हैं जिसमें बहुत बड़ा आप कह सकते हैं चेंज दिखाई दे सकता है। कई बार होता है कि हमें अंदाजा नहीं लगता, लेकिन एक चुनाव जो है पूरी परिस्थिति जो पिछले कई दशकों की राजनीति को पलट के रख देता है। क्या तमिलनाडु में ऐसा इलेक्शन है? इसकी बहुत चर्चा थी पहले, तो हमको बताएंगे ग्राउंड से। इसके अलावा बिहार के अंदर इलेक्शन चल रहा है। बिहार में अलग किस्म के समीकरण है। वहाँ आरजेडी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, एनडीए बड़ा मजबूत है वहाँ पर। बंगाल के अंदर तो ऐसा लग रहा है जैसे आज से ही वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई टीएमसी और बीजेपी के बीच में। वही ईंट पत्थर चलना, सब कुछ मार काट, सब मार पिटाई, सब कुछ वहां पर कई जगहों पर देखने को मिला है। तो बंगाल में जो इलेक्शन चल रहा है वो अलग ही लीग पर इस वक्त चल रहा है। और शाम होते होते हो सकता है आपको कुछ पार्टियां ये भी बताना शुरू कर दें कि कहां कहां ईवीएम में गड़बड़ थी, कहां कहां जो है ऐसा दिखाई दे रहा था कि कुछ वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिए गए थे, किसी की पर्ची नहीं निकल रही थी। ऐसी तमाम बातें भी होंगी। और मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, कुछ नेताओं ने अभी से कहना शुरू कर दिया है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर हम जल्दी से वोटिंग पैटर्न दिखा सकें अपने व्यूअर्स को। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर देखिए चल रहा है वोटिंग पैटर्न, किस किस इलाके में कितना % वोट जो अभी हो चुका है। अच्छी रफ्तार है वोटिंग की। ये भी एक पैमाना होता है किसी भी चुनाव को गेज करने के लिए। तो अभी वोटिंग की रफ्तार जो है, इसको आप अच्छी रफ्तार कह सकते हैं। ये सुस्त रफ्तार नहीं है, मतलब वोटर बाहर निकल तो रहा है वोट करने के लिए। अब किसका वोटर कितना निकला है ये एक अलग बात हो सकती है। मुझे जरा बताया जाए हमारे कौन कौन से सहयोगी हमारे साथ हैं। हमारे साथ शोएब रजा देखिए मुजफ्फरनगर से जुड़ रहे हैं, पवन नारा नगीना से हैं, इला काजमी जो हैं वो कैराना से हैं, अभय पराशर रामपुर से। तो हम ये पहले हिस्से में जरा ये हम बात करते हैं वेस्टर्न यूपी में जहां जहां पर भी चुनाव चल रहा है, पहले उसकी हम लोग बात कर लें। पहले मैं पवन आपका रुख करना चाह रहा हूं, बताइएगा जरा, सुबह से बहुत सारे लोगों से आपने बात की होगी, ये कोई लहर वाला या अंडर करंट वाला इलेक्शन है या एक साइलेंट इलेक्शन है? वोटर बात कर रहा है या नहीं कर रहा है? सौरभ जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, कोई साइलेंट इलेक्शन नहीं है। वोटर सीधी बात कर रहा है। पूछो मुद्दों की, नाम लेता है। किस मुद्दे पर वोट दे रहे हो? मोदी का नाम लेता है। 150 का चुनाव है या 400 पार का चुनाव है, 400 पार का चुनाव बताता है। और सबसे दिलचस्प बात ये, मैं अब सुबह से अभी तक
लगभग 30 अलग अलग पोलिंग स्टेशंस और लगभग 45 से 50 पोलिंग बूथ जा चुका हूं। महिलाओं की कतार पुरुषों से ज्यादा है हर जगह। और सबसे बड़ी बात, महिला सुरक्षा के नाम पर, राशन के नाम पर और जो घर मिले हैं उनके नाम पर खुलकर बात कर रही हैं। जाति गौण नजर आई, खासकर एक या दो स्पेसिफिक को छोड़ दिया जाए। नगीना की बात करूं तो नगीना में चतुर्कोणीय मुकाबला है और चिंता की बात इंडिया गठबंधन के लिए नगीना में यह है कि यहां आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर, उसका जिक्र है, कोई इंडिया का जिक्र करने वाला, समाजवादी का जिक्र करने वाला या बीएसपी का जिक्र करने वाला नहीं। ये बिल्कुल स्पष्ट दो टूक जमीन से। मतलब आप कह रहे हैं कि लोग जो भी लोगों को मिला है सरकार से उसका जिक्र करते हैं, राशन का, घर का, पानी का जिक्र कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का नाम भी वो ले रहे हैं। मैं कैराना आपको लेकर के चलता हूं, शायद हिंदुस्तान की सबसे पोलराइज्ड जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें से एक है कैराना। इला काजमी हमारे साथ हैं। इला, मैं तो आपकी रिपोर्ट देख रहा था अभी, आपने बहुत सारे लोगों से बात की और वहाँ चाहे वो मुस्लिम पुरुष हों, बुजुर्ग पुरुष हों, महिलाएं हों, सबने एक बात जरूर कही, भाई गुंडागर्दी खत्म हो गई है, बदमाशी नहीं होती है अब। आप मुझे जरा एक सेंस दीजिए जो आपको लोगों से बात करके मिला हो। जी बिल्कुल सौरभ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कैराना यही इलाका है 2014 में जहाँ पर पलायन का मुद्दा बहुत उठा था, लेकिन आज जो है वो तस्वीरें बदली हुई नजर आ रही हैं। आप किसी से भी बात करिए, 17 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है, जिसमें से मैं आपको बता दूं लगभग 5.5 लाख मुस्लिम हैं, 2.5 लाख यहाँ पर जाट हैं और 2.5 लाख दलित वोटर्स भी हैं। आप किसी से भी बात करिए, लेकिन हर कोई ये तो जरूर मान रहा है कि अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं वो कैराना में और अब पलायन जैसा मुद्दा नहीं रहा है। और साथ ही साथ बता दूं कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि देखिए सपा और कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं इकरा हसन हैं और वहीं भाजपा ने जो मौजूदा सांसद हैं उन पर एक भरोसा जताया है। उन्होंने प्रदीप चौधरी को जो है वो अपना टिकट दिया है। साथ ही में बसपा ने भी यहाँ पर एक ठाकुर को वो ठाकुर को एक चांस दिया है, शिवपाल राणा। तो अब देखिए त्रिकोणीय मुकाबला है, कहीं ना कहीं शिवपाल राणा इकरा हसन की मुसीबतें जरूर बढ़ा रहे हैं। लेकिन माहौल क्या है ग्राउंड पे ये जरूर जानेंगे और मतदाता ही आपको बताएंगे। आप वोट दिए? क्या बोलूं साहब? वोट दिए? हाँ दिए वोट साहब। माहौल क्या है? माहौल तो ठीक ही चल रहा है। हाँ, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ ना, वहाँ को कोई झगड़ा नहीं, परेशानी नहीं, कुछ शांत से बिल्कुल इलेक्शन नहीं हो रहा। क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं, किन पर वोट देकर क्या? माहौल तो बढ़िया है जी, यहाँ का कभी झगड़ा ही नहीं है। बढ़िया, कोई बोल के नहीं किसी की। अच्छा, किन मुद्दों पे वोट देकर क्या है? मुद्दे तो हम तो मोदी जी को देखा है वोट। ये तो नहीं बताना होता कि किसको वोट दिया, लेकिन मुद्दे कह दिया तो कह दिया, बस सड़कें बढ़िया बन गई, बस सारे काम बढ़िया कर रहे हैं। क्या लग रहा है ये कांटे की जो टक्कर है यहाँ पर जो बोला जा रहा है? यहाँ तो ये त्रिकोणीय मुकाबला है जी, बसपा, भाजपा और सपा समाजवादी, इनमें त्रिकोणीय मुकाबला है जी। अब वो तो ऊपर वाले को पता जी क्या होगा। जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? धर्मवीर। क्या करते हैं आप? अपना मजदूरी करें जी, और क्या करें। अच्छा ये बताइए, ये त्रिकोणीय मुकाबला है, कांटे की टक्कर है, लेकिन हवा किस ओर जा रही है? फिलहाल तो फूल की और साइकिल की दोनों की टक्कर है इनकी। अच्छा, किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं आप? हम तो मोदी के उससे दे रहे वोट। अच्छा, गारंटी हर कोई देता है, वादे हर कोई करता है, इला में आता हूँ। देखिए आपने 3-4 लोगों से बात की, उससे बहुत कुछ पता लग गया कि क्या हवा है, कहाँ किस ओर हवा बह रही है। मुद्दा भी कई लोगों के लिए मुद्दा कुछ है ही नहीं चुनाव में, मुद्दा ही मोदी है मतलब, और कोई फैक्टरी जो है नहीं खत्म हो गया। मैं आपको आज प्रोग्राम में एक कांग्रेस के प्रत्याशी का एक बयान भी दिखाऊंगा, थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा, लेकिन जो बात ये वोटर बोल रहे हैं वो बात कांग्रेस का प्रत्याशी बोल रहा है। भाई मुद्दा देश में एक ही है, मोदी, और कोई मुद्दा रह नहीं गया। बहरहाल जरा मैं अपना अभय, मैं आपके पास आता हूँ, शोएब आपके पास भी आता हूँ। एक बार जरा हमारे पैनलिस्ट का, हमारे मेहमानों का भी एक राय ले लें। देखिए आज थोड़ा सा लोगों की मदद कीजिए आप, मतलब ये जरूर चर्चा हमारे बीच होनी चाहिए कि भाई क्या इश्यूज जनता के बीच में दिखाई दे रहे हैं। वेस्टर्न यूपी में बड़ा साफ है, यूपी में बड़ा साफ है, सुरक्षा, राशन आ रहा है घर के ऊपर, घर में शांति है, हमारा मकान बना दिया योगी जी ने, मोदी जी ने। ये लोग, ये बात कहने वाले कई लोग मिल जाएंगे आपको। देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि आज पहले चरण के मतदान पे सबसे पहले तो ये कि बढ़िया वोटिंग चल रही है, तो जो बचे लोग हैं वो भी वोट डाल आए। वोटिंग अच्छी चल रही है, अभी तक जो 11 बजे तक दिखा था वो भी लेटेस्ट दिख रहा है, तो वो कुल मिला के अच्छी वोटिंग चल रही है।
और उसमें लग रहा है कि 2019 के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर नीचे ही मतदान का प्रतिशत होगा, जब शाम को 6 बजे मतदान खत्म होगा। एक इस वोटिंग से सबसे पहले जब आप मुद्दा पूछ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा जरा उन मुद्दों से हट के एक मुद्दे की बात करता हूं जो बार बार विपक्ष कह रहा था कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान पर बड़ा खतरा है, ये जो ईवीएम है इसके भीतर कुछ गड़बड़ हो जाती है, और इसको लेकर याचिका डाली गई देश के सबसे बड़े, जिसको हम कहते हैं न्याय के लिए सबसे आखिरी उम्मीद, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले सुनवाई अच्छे से की है, उसके पहले भी की थी, और खूब जमकर जिरा हुई। उसमें उन्होंने ये जो मुद्दा था जो विपक्ष के लिहाज से सबसे बड़ा मुद्दा है उसको ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि हर जिस तरह से आप संदेह पैदा कर रहे हो ये ठीक नहीं है, आप अगर कहेंगे तो उसका इंतजाम किया जा सकता है कि आपका संदेह दूर हो, लेकिन जिस तरह की मांग लेकर गए थे फिलहाल वो मांग खारिज हुई और मतदान अगर ईवीएम वीवीपैट से हो रहा है यानी विपक्ष का सबसे बड़ा वाला मुद्दा वो ध्वस्त हो गया, अगर आप इसको यहां से देखें। दूसरा, जब इस तरह की बात विपक्ष कर रहा होगा तो जो जनता इस गर्मी में कतार में लग के, लाइन में लग के, और वो सोच रही कि अपने जो पसंदीदा जनप्रतिनिधि हैं उनको हम चुन लें, और उनका जनप्रतिनिधि और उनकी पार्टी कह रही होगी कि ना ना ये तो जो मतदाता करता है कुछ नहीं, वो तो मैनिपुलेट हो जाता है। तो दो तरह के लोग होंगे, एक जो विपक्ष के पक्ष में भी कुछ लोग होंगे, उनको लगे जब हमारे मत का कोई मतलब नहीं तो हम क्यों जाएं, कुछ नाराज होंगे कि हम उनको वोट भी देते हैं तो भी हमको इस तरह से कह रहे हैं, और दूसरा वर्ग होगा जिसको लगेगा कि क्या हमारे मत से सरकार बनती है तो उसको डिमीन किया जाता है, उसको कमजोर किया जाता है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा वही। इसके बाद अगर बात करेंगे तब सारे मुद्दे आते हैं, और मुद्दा है कहां, पूछो मुद्दा कौन सा। वो इला ने पूछा कि मुद्दा कौन सा, तो उन्होंने कहा भैया मोदी जी। और मोदी जी मतलब मैं तो सचमुच मुझे लगता है ना कि इसका विश्लेषण अलग अलग से होते रहना चाहिए। अमरोहा में आज मोदी जी सभा कर रहे थे, उन्होंने क्या बोला, कहे अमरोहा का ढोलक बड़ा बढ़िया है और ढोलक की एक ही थाप कमल छाप, और हमारे योगी जी हैं वो इसको जीआई टैग दिला दिए। अब ढोलक को जीआई टैग उस तरह से लोग ना समझें, लेकिन जीआई टैग मिल गया मतलब दुनिया के किसी हिस्से में वो जा सकता है, और उसके साथ वो जोड़ते हैं मोहम्मद शामी को। मोहम्मद शमी को अब ये अपने आप में आप जिस पार्टी को कहेंगे ना ना वो तो मुसलमान रहने नहीं पाएगा अगर मोदी जी तीसरी बार जीत गए, और मोदी जी जिन 8 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं जहां वो भाषण देने गए वहां कह रहे हैं कि हमने तो शमी जी को बड़ा एकदम अर्जुन पुरस्कार दे दिया, हम बड़ा सम्मान करते हैं, उनका कमाल का काम कर दिया। तो आप अगर इन तीनों नैरेटिव को देखें तो संविधान लोकतंत्र को ध्वस्त कर दिया जाएगा, मुद्दों की बात नहीं होती, और तीसरा मुसलमान खतरे में है। इन तीनों का जवाब मुझे लगता है लोग दे रहे हैं। बहुत सारे मुसलमानों की बात तो लाइव टीवी पर आज सुना दी गई है, हमारे रिपोर्टर्स ने बात की है। मैं बता रहा था आपके 90% लोगों का मानना यह था कि पहला मुद्दा सुरक्षा, शांति है, सुकून है। वो एक शब्द बोला, सुकून है। मैं बार बार एक बात कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, ये जो बार बार होता है ना, मुसलमान इलाके में लॉ एंड ऑर्डर खराब होने से सबसे ज्यादा उनके बच्चे बर्बाद होते हैं। पुलिस उठाती है, पकड़ती है, एक बदमाश होता है 4 बच्चों को पूछताछ होती है, एक के चक्कर में 4 चौराहेबाजी करते हैं, कट्टा चाकू लेके घूमते हैं, वो फंसते हैं। और ये मुसलमान के संदर्भ में नहीं होगा, जहां भी अपराध होगा अपराधी होंगे। अगर अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो रहा है तो सबके बच्चे सुरक्षित हैं, सबके लिए अच्छी। अरे आपने एक बात और गौर की, आज प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों में तारीफ की है योगी आदित्यनाथ की, वैसे तो वो अक्सर करते हैं, हमारे आज जो जैसे तारीफ की है ये योगी जी ने सब सेट कर दिया है। हमारे योगी जी ने ऐसा कर दिया है, तो जो लोग ये भी बात करते रहते हैं वो भी कमाल है। नहीं बिल्कुल गजब था ये तो। हाँ, आप सुबह से आप देख रहे होंगे रिपोर्ट्स, क्या आपको क्या लगा माहौल? देखिए अलग अलग जगह पे, जैसे ये जो फेज़ है, ये जो इंडिया मतलब या फिर विपक्षी गठबंधन है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ है, क्योंकि तमिलनाडु ये ज़्यादा सीटें ज़्यादा यहाँ पे उनकी सीटें जो उनको जीतनी चाहिए, अब वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ऐसी सीटें हैं जो इतिहास बताता है कि वो जीत चुके हैं, या ऐसा लगता है कि वो उन्होंने पहले भी जीती हैं, तो हो सकता है। अब हम अभी यूपी की सीटों की बात कर रहे थे, तो यूपी की सीटों, इन सीटों में जैसे सहारनपुर है, कैराना है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, रामपुर है, ये जो सारी सीटें आज की उसमें आ रही हैं, इसमें एक बड़ा फैक्टर जो है वो बीएसपी दिखाई देता है। और जो ये लोग बोलते थे कि बीएसपी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि बीएसपी ने ऐसे ऐसे कैंडिडेट खड़े किए हैं जो या कहीं बीजेपी के वोट काटते हैं, कहीं वो एसपी के वोट काटते हैं। तो उन्होंने बड़े स्ट्रेटेजिकली अपने कैंडिडेट खड़े हैं। वो कोई सीट नहीं जीतेगी, मैं ये भी बता रहा हूँ, लेकिन वो जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसकी हालत बुरी की हुई है।
ये पूरे उनमें तो नैरेटिव दिखा खत्म हो दे। गया कि ये बसपा इस ये चुनाव में बिल्कुल- बसपा मदद कर रही है भाजपा। बिल्कुल बिल्कुल खत्म है, क्योंकि वो जहां पर जो है, जैसे अब कैराना की बात है, वहां पे प्रदीप चौधरी खड़े होते, शिवपाल राणा को खड़ा कर दिया। किसके वोट काटने जा रहे हैं? इसी तरह से आगे अब मुजफ्फरनगर में वो दारा सिंह प्रजापति को खड़ा कर देते हैं, वो जो है वो दलित वोट काटेंगे। तो जिस तरह से मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको दे सकता हूं। यहाँ पे- फंडामेंटली आपको ये चुनाव कोई लग रहा है एक तरफा या लहर वाला इलेक्शन लग रहा है क्या अभी तक? देखिए, एक बात साफ है कि इन चुनावों में सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री के पद पर इस देश को चला सकता है। हाँ। उसमें साफ है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस देश को अच्छे से चला सकते हैं। ही इज द कैंडिडेट, ही इज द मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट। और ये क्लैरिटी दिख रही है आपको व्यूअर में? क्लैरिटी है। देखिए, कि ये मेरा वोट चुनाव प्रधानमंत्री बीजेपी का चुनने है। के लिए। ये बीजेपी का चुनाव है। ओके। वो इस देखिए, दो तीन चीजें साफ है। बीजेपी इस चुनाव को जीतेगी, हाँ जीतेगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, बड़ा साफ है। राम मंदिर के मुद्दे हैं, सुरक्षा के मुद्दे हैं, जो स्कीम्स जो हैं, जो बेनिफिट की स्कीम्स दी हैं प्रधानमंत्री ने, उसके मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्या यहाँ पे कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम और हिंदू वोट्स होगा? बिल्कुल होगा। अगर पश्चिम बंगाल में जिस तरह की राजनीति चल रही है, आज भी आप देखिए कूच बिहार में किस तरह की चीज़ें हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में किस तरह का माहौल है, यहाँ पर पोलराइज इलेक्शन होगा। लेकिन वो बीजेपी को किस तरह से फायदा पहुंचाएगा, ये भी देखने वाला। अरे एक बार जरा मैं मुजफ्फरनगर आपको लेकर के चलता हूं। बड़ा हॉटली कंटेस्टेड सीट है मुजफ्फरनगर की भी। संजीव बालियान यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और आपने देखा वो राजपूत नाराजगी, बहुत सारे मुद्दे जो थे वहां पर मुजफ्फरनगर के चुनाव में बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं प्ले में चल रहे हैं। शोएब रजा वहां पर हैं। शोएब, मुझे बताइए, आपकी जो बातचीत रही आज वोटर से, क्या देखा आपने? कोई लहर वाला इलेक्शन है या साइलेंट इलेक्शन है? देखिए, मुजफ्फरनगर में चूंकि 2019 में जो वोटों का फासला था हार जीत का, वो कम था, और उस वक्त हम ये देख रहे थे कि चौधरी जो अजीत सिंह है वो संजू बालियान के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, तो लोगों में उसको लेकर भी चर्चा है कि बड़ा कम फासला था। ऐसा तो नहीं, क्योंकि इस बार भी जाट जो उम्मीदवार है हरीन मलिक, वो समाजवादी पार्टी के संजू बालियान के सामने है। और जो फैक्टर है, जिस तरह से हम बात कर रहे थे पिछले कई दिनों से कि जो राजपूत समाज की नाराजगी है, तमाम जो फैक्टर है वो भी इसमें काम करते नजर आ रहे हैं। हमने बहुत सारे वोटरों से बात की, उसमें जो मुस्लिम इलाके के वोटर है वो दबी जुबान में, हालांकि वो ये नहीं बताते, हम जब बात करते हैं कि नेता किसे पसंद कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि सब नेता हमारे लिए सब अच्छे हैं, कोई ख़राब नहीं है। लेकिन दूसरी जगहों पर जब हम गए, जो चाहे हिंदू वोटर हो, तो वो खुल के कहते हैं कि महंगाई है, ये बात सच है, बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, लेकिन ये तमाम जो चीज़ें हैं मोदी जी ही दूर करेंगे। तो ये बात कहते नज़र आए। तो थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि पोलराइज भी है, भले ही वो हल्का हो, लेकिन अगर ये जो पूरा चुनाव है, हमें जो मुजफ्फरनगर नज़र आता है वो इसी बात पर टिका है। यहाँ बसपा के भी एक प्रत्याशी है, चूंकि दारा प्रजापति, तो कई लोगों को ये उम्मीद है कि वो अच्छा खासा जो वोट है अगर वो ले जाते हैं और वो नुकसान बीजेपी को करते हैं, तो समाजवादी पार्टियां मजबूत हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों को ये भी लग रहा है कि भले ही नाराज़गी की बात तमाम कही जा रही हो, लेकिन आखिर में जो लोग हैं वो बीजेपी के साथ, तमाम समाज के जो लोग हैं वो आ रहे हैं और वो वोट कर रहे हैं। अगर एकजुटता के साथ वो वोट करते हैं तो बीजेपी आसानी से यहाँ जीत जाएगी। तो अभी कुछ भी कहना है जल्दबाजी है, थोड़ा मुजफ्फरनगर सीट दूसरी सीटों के मुकाबले इस बार थोड़ी फंसी हुई दिखाई दे रही है। अब ये किस हद तक है, क्योंकि कैराना या सहारनपुर या दूसरी जगहों पर हम जब देख रहे हैं तो उस तरह से मुजफ्फरनगर थोड़ा सा क्लोज जो फाइट है वो दिखाई दे रही है। उस लिहाज से लोग खुलकर, एक पक्ष मुस्लिम समाज के लोग खुलकर नहीं बता रहे हैं कि वो किस नेता को पसंद कर रहे हैं, वो सबको कहते हैं, लेकिन हिंदू जो वोटर है वो इस बात को कहते दिखाई देते हैं कि महिलाओं से भी बहुत सारी मेरी बात हुई, वो कहती है कि ये बात सच है कि भाई महंगाई है, बहुत हमारे बच्चे कई बार नौकरी उनको नहीं मिल पा रहे, लेकिन उन्हें उम्मीद मोदी से ही है, क्योंकि दूसरा उन्हें नेता नजर नहीं आता।